सो हेलो टू एवरीवन, सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो कैसे हैं आप लोग? और अब भी कंफ्यूजन में है कौन एग्जाम पहले कौन सा एग्जाम बाद में, वैकेंसी कब, यूपी एपीओ यूपी सिविल जज, छोड़ दीजिए इन बातों को, इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आज जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम बीएनएसएस का प्रोविजन मतलब अल्टरनेट डेज पे या जब भी टाइम मिलता है तो हम कुछ प्रोविजंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम बेल पे चर्चा कर रहे थे और कुछ बेसिक चीजें हमने डिस्कस करी थी। उसी सीरीज में आज मैं आगे बढ़ता हूं आपके साथ और दो दो तीन तीन सेक्शन करके हम मैटर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि सेक्शन 478 है। सेक्शन 478 में क्या कहा गया है? हमारा उद्देश्य है इस चैनल के थ्रू कि आपको कानून की भाषा इतने सरल ढंग से समझा दी जाए कि उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो खत्म हो जाए। ठीक है, बेयर एक्ट सभी के पास है, पढ़ भी सब लेते हैं, डिगलॉर्ड एडिशन भी अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी चीजें क्लियर नहीं हो पाती। तो हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि उन चीजों को हमेशा से क्लियर कर दें, आपके लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स। ठीक है, अब 478 में दिया गया है कि when any person other than a person accused of a non bailable offense। ठीक है, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस से अलग कोई उसने ऑफेंस किया है तो क्या होगा? नॉन बेलेबल और बेलेबल होते हैं। नॉन बेलेबल नहीं किया इट मींस बेलेबल ऑफेंस किया है। ठीक है, वो अरेस्ट होता है। मतलब किसी व्यक्ति ने क्या किया है, ये एक पर्सन है, इसने बेलेबल बेलेबल ऑफेंस किया है, जमानती अपराध। और ये व्यक्ति क्या हो गया है? ये व्यक्ति क्या हो गया? ये व्यक्ति हो गया है अरेस्ट, गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, और डिटेन्ड बंधक बना लिया गया है। डिटेन्ड मतलब इसको बंधक बना दिया गया है, बंद कर दिया गया है जेल में। ठीक है, विदाउट वारंट। और ये दोनों ही चीज हुई है विदाउट वारंट। ठीक है, बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अब ये अरेस्ट किसके द्वारा किया गया है? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट। ठीक है, ब्रॉट अपीयर। ठीक है, क्या होता है? या तो वो अपीयर होता है। ठीक है, अपीयर मतलब क्या हो रहा है? अपीयर मींस क्या हुआ और ब्रॉड बिफोर मतलब क्या हुआ? तो यहां पे चीजों को समझिए, शब्दों पर जाइए। ठीक है, अरेस्ट हो गया, यहां पे आता हूं, अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, अरेस्ट करने के बाद किन किन तरीकों से वो सामने आ सकता है? ठीक है, तो ब्रॉट बिफोर, अरेस्ट करके लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? अपीयर। ठीक है, अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर कोर्ट, ब्रॉट बिफोर अपीयर्स। ठीक है, when any person other than a person accused of non-bailable offense is arrested or detained without warrant by an officer in charge police station। ठीक है, और appears और is brought before a court। ठीक है, तो brought before मतलब ये है आपका कि पकड़ कर लाया गया है, पकड़ कर लाया गया है। और अपीयर्स, अपीयर्स मतलब समझ रहे हैं यहां पे, उसने सरेंडर किया है। मतलब अपीयर मतलब अपने आप वो न्यायालय के सामने आ गया है, लाया नहीं गया है, आ गया है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, एंड इज प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम वाइल इन द कस्टडी ऑफ सच ऑफिसर। अब देखिए यहां पे एक वर्ड है प्रिपेयर्ड, एंड इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, मतलब जैसे ही वो अरेस्ट होता है, पकड़ के लाया जाता है या खुद अपीयर होता है, इन सभी कंडीशन में वो क्या था? प्रिपेयर्ड था। एक चीज आपकी और कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आज। प्रिपेयर्ड मतलब क्या होता है कि वो अपनी जमानत लेने के लिए
अभियुक्त क्या दे सकता है? अपना पर्सनल बॉन्ड, ठीक है, या उसकी तरफ से जमानत ली जा सकती है जमानतदारों के द्वारा, श्योरिटीज के द्वारा, ठीक है। तो वो तैयार था। अब देखिए, बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है, कि आप चाहे जमानत ले या ना ले, आपको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। बेलेबल ऑफेंस में भी कोर्ट की शर्तें होती हैं और वो शर्तें आपको माननी होती हैं, ठीक है। प्रिपेयर्ड मतलब क्या है कि उसके पास जमानतदार भी है, मतलब श्योरिटीज भी है, और वो खुद भी पर्सनली भी वो प्रिपेयर्ड है। पर्सनली वो अपना बॉन्ड दे दे, अपना पर्सनल मुचलका देकर, ठीक है। या अगर कोर्ट कहे कि केवल जमानतदारों की जरूरत है, और अगर कहे दोनों की जरूरत है, जमानतदार भी चाहिए और आपका पर्सनल भी चाहिए, तो उस कंडीशन में भी मतलब वो हर तरीके से प्रिपेयर्ड है, ठीक है। वाइल इन द कस्टडी ऑफ सच ऑफिसर, कब प्रिपेयर्ड है? जब वो ऑफिसर की कस्टडी में है, भाई अरेस्ट किया गया, कस्टडी में ले लिया, उस दौरान वो तैयार है अपनी जमानत के लिए, ठीक है। और एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर सच कोर्ट, या किसी भी कोर्ट की किसी भी प्रोसीडिंग के दौरान वो तैयार है जमानत के लिए, ठीक है। बिफोर सच कोर्ट टू गिव बेल, सच पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, ठीक है। अब बेलेबल ऑफेंसेस में क्या है? बेलेबल ऑफेंसेस में क्या है? बेलेबल ऑफेंस में राइट होता है, राइट टू बेल। अभियुक्त का राइट है कि उसको बेल दे दी जाए। यहां पे किसी प्रकार का डिस्क्रिशन यूज नहीं होता है कोर्ट का, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बोला था, जब भी कोई बेलेबल ऑफेंसेस से जुड़ा हुआ मैटर आपके हाथ लगे, तुरंत आंख बंद करके अपीयर होइए। केवल इतना ही बोलना होता है कि सर ये जमानती अपराध है, कृपया अभियुक्त को जमानत दे दी जाए। उसके बाद कोर्ट सुनता है, सुनने के बाद कोर्ट कुछ टाइम देता है, 2-3 घंटे का। कोर्ट आदेश कर देता है कि हमें 2 जमानतदार, 1 जमानतदार चाहिए और हम इनको रिलीज कर देंगे। उसके बाद 2-3 घंटे बाद आप अपना पेपर तैयार करके सबमिट करते हो, कोर्ट के सामने, कोर्ट वापस दोबारा आती है 3 घंटे बाद, और आप पेश करते हो जो भी आधार या जो भी आईडी दिखाना होता है। दिखाने के बाद रिलीजिंग ऑर्डर चला जाता है। रिलीजिंग ऑर्डर जाता है कहाँ पे? अगर वो व्यक्ति जेल में है तो रिलीज ऑर्डर जाता है जेल में, फिर वहां से वेरीफाई होकर वो व्यक्ति छूट जाता है। ये प्रोसीजर प्रैक्टिकल भी समझते चलिए, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, अब यहाँ प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट सच ऑफिसर और कोर्ट इफ ही और इट थिंक्स फिट, सच ऑफिसर, ऑफिसर मतलब ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या न्यायालय, इफ ही और इट थिंक्स फिट मे एंड शैल इफ सच पर्सन इज इंडिजेंट। इंडिजेंट मतलब कोई व्यक्ति है जिसके पास ना कोई संपत्ति है, ना कोई गाड़ी है, कुछ नहीं है जिसकी वो श्योरिटी दे सके, जिसके बेसिस पे वो रिलीज हो जाए, ना ही उसके पास कोई जमानतदार है, ठीक है। इज अनेबल टू फर्निश श्योरिटी, वो जमानत नहीं ले सकता, बिल्कुल भी उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग बेल बॉन्ड फ्रॉम सच पर्सन, डिस्चार्ज हिम ऑन एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड फॉर हिज अपीयरेंस एज हियरइन आफ्टर प्रोवाइडेड। तो उसको क्या करती है कोर्ट? अगर वो अपनी अनेबल टू फर्निश सिक्योरिटी, अगर वो अपनी जमानत नहीं ले सकता, नहीं दे सकता है, ठीक है, अपनी जमानत वो नहीं ले पा रहा है, मतलब उसके पास कोई भी नहीं है जो उसके बेसिस पे उसकी जमानत ले ले, ठीक है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग बेल बॉन्ड, बेल बॉन्ड लेने की बजाय उसको क्या करती है? डिस्चार्ज कर देती है एक बॉन्ड पे, ठीक है। डिस्चार्ज हिम ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड फॉर हिज अपीयरेंस, कि हाँ मैं कोर्ट के सामने एक बॉन्ड देता हूं कोर्ट को, कि जब भी कोर्ट आदेश करेगी मैं कोर्ट के सामने अपीयर हो जाऊंगा। ये बेल बॉन्ड नहीं है, ये केवल बॉन्ड है, ठीक है, जो वो दे रहा है, पर्सनल बॉन्ड, ठीक है, फॉर हिज अपीयरेंस, ठीक है। तो मतलब एक चीज और सामने आई कि अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, उसके पास जमानतदार नहीं है, उसके पास नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो उस समय क्या कर सकता है? कोर्ट उसको उसके बॉन्ड पे, उस व्यक्ति के, अभियुक्त के पर्सनल बॉन्ड पे उसको रिलीज कर सकती है उस समय। Where a person is unable to give bail bond within a week of the date of his arrest, it shall be sufficient ground। अब किसी को आप इंडिजेंट कब मानेंगे, किसी को आप गरीब कब मानेंगे, असहाय कब मानेंगे? जब वो अरेस्ट होने की डेट से 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपना बेल बॉन्ड नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है कोर्ट के सामने, इट मींस कि वो इंडिजेंट है, ठीक है, वो अनेबल है, वो अपनी बेल नहीं ले सकता, ये कोर्ट अवधारणा कर लेगी। फॉर it shall be sufficient ground for the officer or the court to presume that he is an indigent person for the purpose of this proviso, provided further that nothing in this section shall be deemed to affect the provision of subsection 3 of section 135 or section 492। इस पे चर्चा करेंगे। Notwithstanding anything in subsection 1,
नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग सबसेक्शन 1, मतलब सबसेक्शन 1 में कुछ कहते कुछ भी कहा गया उसके होते हुए भी, where a person has failed to comply with the condition of the bond or bail bond as regards the time and place of attendance, the court may refuse to release him on bail when on a subsequent occasion in the same case be appear before the court or is brought in custody, and any such refusal shall be without prejudice to the power of the court to call upon any person bound by such bond or bail bond. मतलब सिंपल सा बोला गया है कि किसी भी समय कोर्ट ऐसे बेल या बेल बॉन्ड को रिफ्यूज कर देगी अगर वो अपनी कोर्ट की कंडीशन को क्या करता है, इन्फ्रिंज करता है। जैसे कि उसने कोर्ट ने आदेश किया कि आप जब भी कोर्ट आपको आदेशित करेगा तो आप कोर्ट के सामने हाजिर होंगे। उसने कहा ठीक है, उस बेसिस पे बेल बॉन्ड हो गया और वो रिलीज हो गया। उसके बाद क्या है कि वो डेट पर आता ही नहीं है, वो अपनी तारीख पर आता ही नहीं है, तो कोर्ट किसी भी समय बेल कैंसिल कर सकती है और उसको फिर वापस उसको भेज सकती है कहां पे, जेल में। ठीक है, अरेस्ट वारंट इशू हो जाता है ऐसे केस में। ठीक है, तो ये था आपका 478 में सिंपल सा बोला गया है कि बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। ठीक है, विदाउट वारंट अरेस्ट किया होना चाहिए। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो विदाउट वारंट अरेस्ट हुआ है, उसने नॉन बेलेबल नहीं बेलेबल ऑफेंस किया है। ठीक है, और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, उसके बाद अरेस्ट करने के बाद या तो वो खुद अपीयर हो जाता है, सरेंडर कर देता है, सरेंडर एप्लीकेशन लगा के सरेंडर कर देता है, या उसको अरेस्ट करके प्रोड्यूस किया जाता है, ब्रॉट बिफोर द कोर्ट लाया जाता है, और उस दौरान वो क्या है, वो पूरी तरीके से तैयार है अपनी बेल के लिए। ठीक है, या किसी भी प्रोसीडिंग के दौरान, कोर्ट की किसी भी प्रोसीडिंग के दौरान वो तैयार है, किसी भी स्टेज पे, चाहे एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, एट द टाइम ऑफ ट्रायल, किसी भी स्टेज पे वो तैयार है कि वो अपनी बेल ले सकता है। तो उस कंडीशन में कोर्ट की कंडीशन को फॉलो करता है तो उसको बेल ग्रांट कर दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होने के एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी बेल बॉन्ड नहीं करा पा रहा है, इट मींस ये समझा जाएगा कि वो बहुत इंडिजेंट है, असहाय है, वो अपनी बेल नहीं ले सकता। उस केस में कोर्ट उसको पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ देती है, उस व्यक्ति के पर्सनल बॉन्ड पे कोर्ट उसको रिहा कर देती है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट की कंडीशन को नहीं मानता है, रिफ्यूज कर देता है कोर्ट की कंडीशन को मानने से, बाद में कोर्ट के सामने अपीयर नहीं होता है, तो उस केस में कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट उसकी बेल बॉन्ड को रिफ्यूज कर देगी, अरेस्ट वारंट इशू कर सकती है और उसको फिर वापस जेल भेज सकती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं 479। देखिए 479 में है मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल पर्सन कैन बी डिटेन्ड। ये क्वेश्चन आता है आपका प्री में भी। एक अंडर ट्रायल, जिसका ट्रायल चल रहा है, उस व्यक्ति को मैक्सिमम कितने टाइम तक आप जेल में रख सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा सेक्शन है और इस पर जरूर प्री में क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। Where a person has during the period of investigation, inquiry or trial। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, इसको रब कर देते हैं, प्रॉपर समझेंगे। देखिए सबसे जरूरी है कि आपको बेसिक्स आना चाहिए, आपके दिमाग में स्टोरी क्रिएट हो। अगर वो नहीं हो पा रही है तो फिर प्रोसीजर लॉ आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला गया है कि where a person has during the period of investigation, inquiry or trial, मतलब ड्यूरिंग पीरियड इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, इन तीनों के दौरान, ड्यूरिंग, ठीक है, और ट्रायल अंडर दिस संहिता ऑफ एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ not being an offense for which the punishment of death or life imprisonment has been specified as one of the punishment under that law। मतलब किन बाकी सब पनिशमेंट में, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान वो व्यक्ति क्या है, कोई व्यक्ति वो क्या है, बंदी है, मतलब उसकी जमानत नहीं हुई, वो बंदी है। ठीक है, और किन पनिशमेंट को छोड़ दिया जाएगा, मतलब किस पनिशमेंट की बात यहां पर नहीं होगी, डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब अगर ऐसे अपराध किया है जिनकी सजा क्या है, डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो उसको बंदी बनाया जा सकता है ड्यूरिंग ट्रायल, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। ये कहने का मतलब है। बाकी इनसे जो मतलब इनसे जो अलग पनिशमेंट है उसमें मैक्सिमम टाइम की बात हो रही है। डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट जैसे अपराधों के लिए
आपने ऐसे अपराध किए हैं जिनकी सजा डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो उसमें मैक्सिमम की बात नहीं हो रही है। मैक्सिमम की बात यहाँ पे किसमें हो रही है, इन सजाओं से अलग। उसमें कितने मैक्सिमम टाइम तक के लिए डिटेंशन करा जा सकता है ड्यूरिंग ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। Death or life imprisonment has been specified as one of the punishment under that law. Undergone detention for a period extending up to 1/2 of the maximum period of imprisonment specified for that offense. अब समझ लीजिए, मान लीजिए कि किसी को 10 ईयर के लिए 10 ईयर्स की पनिशमेंट है, कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सजा कितनी है 10 साल, तो 10 साल का कितना कर दोगे, 1/2 कर दो, कितना हो जाएगा 5 साल। ठीक है, अगर आप इसका 1/2 कर दोगे तो 5 साल हो जाएगा। तो 5 साल के लिए उसको आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, डिटेन कर सकते हो। 1/2 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट स्पेसिफाइड फॉर दैट ऑफेंस अंडर दैट लॉ, ही शैल बी रिलीज बाय द कोर्ट ऑन बेल। तो मैक्सिमम आप उसे 1/2 तक के लिए क्या कर सकते हो, डिटेंशन कर सकते हो जेल में ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट में आफ्टर हियरिंग द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब सरकारी वकील को सुनने के बाद, एंड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, और लिखित में कारण को लिखने के बाद, ऑर्डर द कंटिन्यूड डिटेंशन ऑफ सच पर्सन फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 1/2 ऑफ द सेट पीरियड और रिलीज हिम ऑन बेल बॉन्ड इंस्टेड ऑफ हिज बॉन्ड। मतलब यहां पे कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद कोर्ट चाहे तो उसको और ज्यादा समय के लिए, मतलब 1/2 यहां बताया है मैंने 5 साल, इससे ज्यादा के लिए 6 साल 7 साल 8 साल, कोर्ट जाने जितने भी, 10 साल से ज्यादा तो करेगी नहीं किसी कीमत पे, डिटेंशन कर सकती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर से सुनने के बाद। ठीक है, या उसको रिलीज कर सकती है उसके बेल बॉन्ड पे, उसके बॉन्ड के सिवाय किस पे, बेल बॉन्ड पे, उसके बॉन्ड पे नहीं, बेल बॉन्ड पे, मतलब जमानतदारों के बेसिस पे उसको छोड़ सकती है। ठीक है, provided also that no such person shall in any case be detained during the period of investigation, inquiry or trial for more than the maximum period of imprisonment। अब मतलब देखिए, एक बताया कि कोई व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा इससे और इससे अलग है, मतलब कमी है, डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट सजा क्या होगी, 10 साल 20 साल जो भी सजा दी गई है। ठीक है, तो उसका मैक्सिमम कितना कर सकते हैं हम, 1/2 कर देंगे। ठीक है, तो 5 इयर्स हो गया, लेकिन आप कितने से ज्यादा नहीं रख सकते, आप उसे 10 साल से ज्यादा तो किसी कीमत पे बंधक नहीं रख सकते ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान। ठीक है, in the computing the period of detention under this section for granting bail, the period of detention passed due to delay in proceeding caused by the accused shall be excluded। मतलब in computing the period of detention, डिटेंशन की पीरियड का कैलकुलेशन करने में हम क्या देखेंगे, अंडर दिस सेक्शन फॉर ग्रांटिंग द बेल, बेल को हमें ग्रांट करना है, तो हम देखेंगे कि कितने दिनों से ये बंधक बना हुआ है, तो यहां पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, द पीरियड ऑफ डिटेंशन पास्ड ड्यू टू डिले इन प्रोसीडिंग कॉज्ड बाय द एक्यूज्ड। अब पीरियड ऑफ डिटेंशन जो बीत गया है, जो जिस कारण से वो इतने दिनों तक बंदी बना रह गया, अगर वो गलती किसकी थी, अभियुक्त की थी। ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे, समय को एक्सक्लूड कर देंगे। भाई बेलेबल ऑफेंस के अपराधी थे आप, ठीक है, आप बेल ही नहीं ले रहे हो अपनी, जानबूझ के आप पड़े हुए हो, आप अपना बॉन्ड देने को भी तैयार नहीं हो, तो उसको फिर कोर्ट एक्सक्लूड कर देगी कि भाई ये आपकी गलती है, आपको दिया गया था कि आप बेल पे बाहर आ जाओ, बेल बॉन्ड पे नहीं, अपने ही बॉन्ड पे बाहर आ जाओ, लेकिन आप नहीं आ रहे हो। ठीक है, तो वहां पे एक्सक्लूड कर देगी वो टाइम, और डिटेंशन में वो टाइम नहीं काउंट होगा। ठीक है, the superintendent of jail where the accused person is detained on completion of 1/2 or 1/3 of the period mentioned in subsection 1 as the case may be shall forthwith make an application in writing to the court to proceed। अब superintendent of jail है जिन्होंने एक 1/2 और 1/3 से ज्यादा समय बिता लिया है ड्यूरिंग ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, उसके बावजूद भी वो डिटेन है, अभी तक बंदी बने हुए हैं, तो उस केस में सुपरिटेंडेंट ऑफ जो जेल है वो एक रिटन एप्लीकेशन फाइल करेगा कोर्ट में कि सर आप इस पर अपना जजमेंट दीजिए, ऑर्डर दीजिए कि इन व्यक्तियों के साथ क्या किया जाए। ठीक है, तो इसमें यहीं तक ये सेक्शन था 478 और 479। आज हमने 2 सेक्शन आपके साथ डिस्कस करे हैं। बताइएगा आपको कैसा लगा, चीजें समझ में आई या नहीं आई, जो कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पूछिए। इसी तरीके से हम अपने धीरे धीरे लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है,
लास्ट में मैं आपको दोबारा से बता दूं, मेरे चैनल पे यूपी एपीओ प्री मेंस, उत्तराखंड एपीओ प्री मेंस, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन प्री मेंस और करंट अफेयर और स्टैटिक की अलग से टेस्ट सीरीज रन कर रही है। ये 4 टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पे रन कर रही है। अगर आपको इससे जुड़ी हुई कोई भी हमसे क्वेरी करनी है तो मेरा फोन नंबर है 7505757170। इस पर आप कॉल करके हमसे क्वेरी ले सकते हैं। कितने पेपर, कितनी फीस, कब तक करवाएंगे, सब कुछ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। पढ़ाई अपनी अच्छे से करिए। वैकेंसी आएगी, जल्दी ही आएगी। 3-4 महीने बाद, 4 महीने बाद, लगभग 5 महीने बाद आपका पेपर होगा। तो मिलते हैं फिर जल्दी एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। और हाँ, हम आपको अपने द्वारा जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम आपको पेपर्स दे रहे हैं, जो भी हम आपको मॉडल आंसर्स दे रहे हैं मेंस के, उस पर हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि वो आपके लिए बहुत ऑथेंटिक होंगे, रिलेवेंट होंगे, ठीक है। उसमें किसी प्रकार का कोई भी हम कमी नहीं करते हैं, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।